अब ये केस बड़ा दिलचस्प है। पहली बार तो जब खबर मिली कि भई नोट जल रहे हैं और उसकी वीडियो बन गई, तो दिल्ली पुलिस को सूचना मिली, दिल्ली पुलिस के साथ-साथ फायर ब्रिगेड को मिली और जले हुए नोटों को गायब कर दिया गया, केस प्रॉपर्टी को गायब कर दिया गया। फिर इसी वजह से उपराष्ट्रपति ने जो अपना त्यागपत्र दिया, जिस कंप्यूटर पे वो टाइप हुआ, जिस प्रिंटर पे वो निकला, वो भी गायब है। 63 सांसदों ने जो अभियोग पत्र दिया, उसमें भाजपा या एनडीए का एक भी सांसद नहीं था। अब मोदी सरकार को लगा अगर ये प्रस्ताव पास होगा, तो हमारी किरकिरी होगी, विपक्ष जीत जाएगा और विपक्ष के जीतने का मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अविश्वास प्रस्ताव आ गया मोदी सरकार के खिलाफ। नमस्कार, मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, एक अपडेट आपसे जानना चाहता हूं कि जो जस्टिस वर्मा जिनके घर से 15 करोड़ रुपए मिले थे, क्या उनके खिलाफ महाअभियोग आएगा या नहीं आएगा? सरकार का इस पर क्या रुख है? ये आप बताएं। पूरा मामला एक बड़ी विचित्र स्थिति में फँस गया है। पहले बड़ा साफ लग रहा था कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग आएगा और पहले जिस तरह से सदन की कार्रवाई शुरू हुई पहले दिन, उस दिन साफ था कि ये प्रस्ताव जो है लोकसभा में राज्यसभा में आएगा और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने दिन में ही ये बता दिया कि उनके पास 63 सांसदों का एक अभियोग पत्र मिला है और वो उसे मंजूर कर रहे हैं और उन्होंने देश के जो वित्त मंत्री मेघवाल हैं, उनको पूछा भी संसद में कि क्या लोकसभा में ऐसा कोई प्रस्ताव आया है? और उन्होंने जो राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल थे, उनको भी कहा कि आप इस बारे में जानकारी लेके आइए और यहीं से मामला पेचीदा होना शुरू हुआ और पेचीदा होने से शुरू हुआ क्योंकि जो जस्टिस यशवंत वर्मा हैं, वो जानते थे कि सदन का सत्र जो है 21 जुलाई से शुरू होगा और उसमें उनके खिलाफ महाभियोग आएगा। उन्होंने इससे पहले ही 16 जुलाई को अपनी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दी और ये कहा कि मेरे ऊपर जो फंडिंग 3 जो मुख्य न्यायाधीश हैं विभिन्न राज्यों के, जिन्होंने भारत के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना के आदेश पर एक रिपोर्ट तैयार की है, वो रिपोर्ट जो है प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन करती है क्योंकि मेरा कोई पक्ष जाना ही नहीं। और उन्होंने कहा इसमें ये जो है आधारभूत कमी है और इसलिए मेरी बात को सुनना चाहिए, ज़रूरी है और ये रिपोर्ट जो कि दी गई है, इसको रद्द किया जाए। अब इस रिपोर्ट के साथ जो सबसे बड़ी बात है कि वो भारत के प्रधान न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति को नहीं भेजी। भारत के राष्ट्रपति के साथ उन्होंने यह रिपोर्ट भारत के प्रधानमंत्री को ही भेजी और एक तरह से राष्ट्रपति को मात्र एक समझिए पोस्ट ऑफिस बना दिया गया कि आपको सूचनार्थ ये भेजा जा रहा है। जबकि जो प्रधान न्यायाधीश भी जानते हैं और तीनों जो न्यायाधीश हैं वो भी जानते थे जो इस जाँच समिति में थे कि कोई भी हाई कोर्ट का न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रपति को वो रिपोर्ट जानी चाहिए थी। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लंडर है और वो रिपोर्ट जिस तरह से प्रधानमंत्री को भेजी, उससे प्रधानमंत्री कार्यालय ने कोई काम नहीं किया। अब एक तो ये जो एनोमली है, ये लंबी रहेगी। दूसरी बात ये थी कि जब ये मामला राज्यसभा के सभापति के संज्ञान में आया और उन्होंने कहा कि हम इस पर आगे कार्रवाई कर रहे हैं, हम इसे स्वीकार कर रहे हैं। तो जब सदन के पटल पर एक बार सभापति ने स्वीकार कर लिया, तो वो उनका ये प्रोग्रेटिव कैसे खत्म हो गया? आज भी वो प्रस्ताव राज्यसभा में स्वीकृत। अब अंदर की कहानी जो है वो सब जानते हैं। मोदी सरकार हिल गई। 63 सांसदों ने जो अभियोग पत्र दिया, उसमें भाजपा या एनडीए का एक भी सांसद नहीं था। अब मोदी सरकार को लगा अगर ये प्रस्ताव पास होगा, तो हमारी किरकिरी होगी, विपक्ष जीत जाएगा
और विपक्ष के जीतने का मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अविश्वास प्रस्ताव आ गया मोदी सरकार के खिलाफ। अब मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो मोदी जी इस बात से हिल और हिल गए तो उन्हें लगा कि अपनी जान कैसे बचाऊँ, अपनी कुर्सी कैसे बचाऊँ, अपनी सरकार कैसे बचाऊँ। तो आनन-फानन में जो खेल रचा गया, वो ये रचा गया कि जो उपराष्ट्रपति, सभापति राज्यसभा के हैं, उन पे प्रेशर बनाया और प्रेशर ये बनाया गया भई तुम इस्तीफा दो। अब बहुत सारे लोग कहते हैं उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, उनसे ज़बरदस्ती लिया गया। जिस तरह से लेटर टाइप हुआ, उस लेटर की भाषा और उसका अ, यानी जो उसको टाइप किया गया और जो उसका प्रिंट निकाला गया, वो उपराष्ट्रपति भवन में नहीं होगा। और इस बात से बचने के लिए ही जैसे ही जगदीप धनखड़ का इस्तीफा स्वीकार हुआ, मोदी सरकार ने उपराष्ट्रपति कार्यालय को सील कर दिया, सबूत ही मिटा दिया। और सबूत किस मामले में निपटाया? जस्टिस यशवंत वर्मा के घर 15 करोड़ रुपए जलाए जाने की घटना। अब ये केस बड़ा दिलचस्प है। पहली बार तो जब खबर मिली कि भई नोट जल रहे हैं और उसकी वीडियो बन गई, तो दिल्ली पुलिस को सूचना मिली, दिल्ली पुलिस के साथ-साथ फायर ब्रिगेड को मिली और जले हुए नोटों को गायब कर दिया गया, केस प्रॉपर्टी को गायब कर दिया गया। फिर इसी वजह से उपराष्ट्रपति ने जो अपना त्यागपत्र दिया, जिस कंप्यूटर पे वो टाइप हुआ, जिस प्रिंटर पे वो निकला, वो भी गायब है। और इसकी कहानी क्या है? हसन अली का एक केस था, घोड़े वाले के नाम से जाना जाता है। एक आदमी है जिसके पास 8 बिलियन यूएस डॉलर का पैसा है, वो पूना का रहने वाला है, बम्बई में घोड़े चलाता है, हुंटर है। मैं उसका वकील था। तो उसके लैपटॉप को जब्त कर लिया गया और जब लैपटॉप को जब्त कर लिया गया, उसकी जाँच और उसकी जो हार्ड ड्राइव थी, उसकी कॉपी शुरू हुई। मैं उस समय ईडी के दफ्तर में था, इनकम टैक्स के दफ्तर में, दोनों जगह बम्बई में था और नेहरू प्लेस से कंपनी को बुलाया गया। कंपनी का एक इंजीनियर आया, उस इंजीनियर ने उसकी कॉपी करनी शुरू की। तो मैंने कहा, "भई आप जो ये करते हो, ये कैसे करते हो?" तो उसने बताया कि हम जो है कंप्यूटर साइंस 2004 में कितनी डेवलप की बता रहा हूँ आपको। उसने कहा अगर आपने लिखा है रविंदर कुमार और कोई दूसरा आदमी आकर इस ईआर को लास्ट में आरए कर देता है, तो बोला हम ये बता देंगे कि कितने बजे, किस दिन, किस समय पर RAVINDER टाइप किया गया और कब ईआर को हटाकर आरए टाइप किया, ये टाइम बता देंगे। ये बता देंगे जिस आदमी ने उस कीपैड पे किस तरह से प्रेशर डाला है, तो ये पता जाएगा किस आदमी ने डाला। यानी एक ही आदमी ने दोनों बार टाइप किया या अलग-अलग ने किया, ये भी हम बता देंगे। ये मैं बात कब की कर रहा हूँ 2004 21 साल हो गए। अब तो कंप्यूटर से तुरंत पता चल जाएगा किसने कितने बजे क्या टाइप। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो त्यागपत्र है जगदीप धनखड़ का, वो ना तो जगदीप धनखड़ ने डिक्टेट करा, ना जगदीप धनखड़ के कहने पे टाइप हुआ, ना जगदीप धनखड़ के कार्यालय के टाइपराइटर का इस्तेमाल हुआ, कंप्यूटर का इस्तेमाल हुआ, ना उसका प्रिंट निकाला गया। सिर्फ़ उस दस्तावेज़ को जगदीप धनखड़ को कहा गया इस पे आपको साइन करने हैं और फोरेंसिक साइंस अब ये भी बता देगी कि साइन कब हुए, टाइप होने से पहले हुए या टाइप होने के बाद हुए। तो ये रहस्य भी इस पे भी पर्दा उठना चाहिए। अब जिस बात की हम बात कर रहे हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा की जो पिटीशन थी वो भारत के प्रधान न्यायाधीश की अदालत में आई और जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि भई चूँकि इस बारे में जब फैसला लिया जा रहा था तो मैं कॉलेजियम का मेंबर था। इसलिए जुडिशियल प्रोप्राइटी नहीं है कि मैं उसको सुनूँ। और उन्होंने कहा मैं इसको नहीं सुनूँगा और सुनने के लिए उन्होंने दूसरी बेंच को ये मामला सौंप दिया है।
अब दूसरी बेंच इस पे डिसाइड करेगी। अब उसकी सुनवाई कल है। अब सुप्रीम कोर्ट लगेगी कल सुबह 10:30 बजे। पार्लियामेंट बैठेगी 11 बजे। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष ने शुक्रवार को कहा कि मेरे पास प्रस्ताव आ गया है और इससे पहले वो फैसला करें। तो 11 बजे से पहले तो सूचित नहीं कर सकते और 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस मामले की सुनवाई शुरू कर दी, तो एक बात तय है कि जस्टिस यशवंत वर्मा का इम्पीचमेंट मोशन लोकसभा या राज्यसभा में सुनवाई के लिए नहीं आएगा। क्योंकि स्थापित कानून है कि अगर किसी मामले को सुप्रीम कोर्ट सुन रही है या कोई भी अदालत सुन रही है, अगर मामला सब जुडिस है, तो उस पर लोकसभा या राज्यसभा किसी भी तरह से विचार नहीं कर सकती। तो पेच क्या है? मोदी सरकार यशवंत वर्मा को बचाना चाहती है या यशवंत वर्मा को हटाना चाहती है? ये अभी तक आपके सामने साफ नहीं। और जस्टिस यशवंत वर्मा से पहले एक का मामला और आ जाता है, जस्टिस चंद्रशेखर यादव का, शेखर कुमार यादव का। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने 9 दिसंबर को 8 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक भाषण दिया था वकीलों के बीच में। विश्व हिंदू परिषद ने उसका आयोजन किया था। उसमें उन्होंने कहा था, हमारी गीता, तुम्हारी कुरान। और बड़ा वो ऐसा भाषण था जो ये बताता था कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। उसके खिलाफ जो है विपक्षी दलों ने 53 लोगों ने एक अपना अविश्वास प्रस्ताव जगदीप धनखड़ को दिया था। वो भी पेंडिंग है और सरकार को ये डर था कि दोनों प्रस्ताव अगर स्वीकृत हो गए बहस के लिए, तो जस्टिस शेखर यादव का मामला पहले ही सुना जाएगा क्योंकि उसका नोटिस पहला दिया गया है, उसका इम्पीचमेंट पहले होगा और तब विश्व हिंदू परिषद और नरेंद्र मोदी की सरकार जो बार-बार कहती है कि भई सेकुलरिज़्म का हमारा कोई मतलब नहीं है, आरएसएस कहती है सेकुलरिज़्म की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो मामला जो है खटाई में पड़ जाएगा, इनकी बेइज्जती होगी, पास दोनों हो जाएँगे। तो आप एक बात समझ लीजिए, मोदी जी अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते? ये बहुत बड़ा सवाल है। किरेन रिजिजू जो बोलते हैं, जो उन्होंने सर्वदलीय बैठक में बोला, संसद शुरू होने से 1 दिन पहले, ये सब विषयों पर सहमति है। 5 दिन सहमति गायब है। लोकसभा नहीं चल रही, राज्यसभा नहीं चल रही, कोई बहस नहीं हो रही, मोदी जी सामने नहीं आते। 1 दिन आए और उड़न छू हो गए। उसके बाद वो मिले ब्रिटेन में, फिर नज़र आए मालदीव में, आज नज़र आए दक्षिण भारत के एक मंदिर में। तो मोदी जी कहाँ-कहाँ भटक रहे हैं। भाई संसद सबसे बड़ी पंचायत, सबसे बड़ी देश की संस्था है। लोगों का उस पर विश्वास है। आप उसमें प्रधानमंत्री हो, तो आप संसद से भागे-भागे क्यों फिर रहे हैं? अब भागे फिर रहे हो तो उसका जवाब तो संसद में देना पड़ेगा आपको। तो ये मैं नहीं दूँगा, राजनाथ जी देंगे, राजनाथ जी देंगे। तो मैंने पहले भी कहा था लोकसभा अध्यक्ष को चाहिए कि मोदी जी के लिए टेलीप्रॉम्प्टर की व्यवस्था की जाए, क्योंकि जब तक टेलीप्रॉम्प्टर नहीं आएगा, मोदी जी ना सवाल सुनेंगे, ना जवाब देंगे, तो भागे-भागे फिरेंगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, पढ़ते-लिखते हैं नहीं, परीक्षा से बचने के लिए क्या करते हैं, मंदिर भटकते हैं। भगवान मुझे पास कर दिया, हनुमान जी मुझे पास कर देना, प्रसाद चढ़ाऊँगा। अरे पट्ठे, पेन उठा, कलम उठा, आंसर शीट ले, उसपे जवाब लिख और तेरी करतूत सामने आ जाएगी। अच्छे कर्म किए होंगे, अच्छी पढ़ाई की होगी तो पास हो जाएगा, नहीं तो फेल हो जाएगा। लेकिन मोदी जी को आस्था और विश्वास जो है भगवान पे, उनसे ज़्यादा मैंने आस्तिक आदमी धरती पर आज तक नहीं देखा। करना-धरना कुछ नहीं, सब भगवान भरोसे। देश भी भगवान भरोसे चल रहा है और भगवान भरोसे कैसे चल रहा है, सारी तिकड़म लगा ली जाती है कि कैसे पेपर फर्जी बनाया जाए, कैसे फर्जी डिग्री छपवाई जाए,
कैसे फर्जी वोटर लिस्ट बनाई जाए, फर्जीवाड़ा। फर्जीवाड़े में उन्होंने सबको एक्सपर्ट कर दिया। अब सबसे एक्सपर्ट जो इस समय फर्जीवाड़े में एक संस्था है, उसका नाम है चुनाव आयोग। बिहार में वो बड़ी जल्दी कर रहे हैं। एडीआर जिस संस्था ने ये मुकदमा डाला है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा भाई अगर आपको एसआईआर लाना ही है, तो ले आते, पहले ले आते, जनवरी में ले आते। अब ये आखिरी टाइम पे क्या ऐसी जल्दबाजी हो गई कि हमें बिहार में ही करना है और 1 महीने में ही करना है। 1 महीने में से करना है, अफरा-तफरी मची रहे, अपनी धोखाधड़ी हो जाए, किसी की निगाह में ना आए। और अब तो चुनाव आयोग दिल ठोक कर कह रहा है कि हम हैं, जो तय करेंगे लोगों की नागरिकता। मैंने पहले भी कहा, जो नागरिक नहीं है, जो वोटर नहीं है, वो नागरिक नहीं है और जो नागरिक नहीं है, वो कंसंट्रेशन कैंप में जाएगा, वहाँ उसे बंद रखा जाएगा। जो वोटर नहीं है, उसको प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, चुनाव आयोग कह रहा है। जो वोटर नहीं है, उसको मोबाइल नहीं मिलेगा, क्योंकि सिम कैसे खरीदा उसने? उसका आधार फर्जी है, वो देश का नागरिक नहीं है, उसकी संपत्ति जब्त कर लो। वो किसी स्कूल में नहीं पढ़ सकता, किसी ट्रेन में नहीं जा सकता, क्योंकि क्या दिखाएगा? आधार दिखाएगा ना जाने के लिए, तो आधार तो फर्जी है। ट्रेन में नहीं जा सकता, हवाई जहाज में नहीं जा सकता, किसी होटल में नहीं ठहर सकता, ओयो के होटल में भी नहीं ठहर सकता। वहाँ भी उसे दिखाना पड़ता है। पार्लियामेंट भी नहीं जा सकता, कोर्ट भी नहीं जा सकता, कोर्ट में भी दिखाना पड़ता है। जानवर की तरह बाहर घूमता रहेगा। वोट कटने, वोट लिस्ट से नाम कटने का मतलब है आपके सागरे नागरिक अधिकारों का खत्म। अब चुनाव आयोग कह रहा है हम करेंगे। अरे भाई कम से संविधान पढ़ लो, सिटीजनशिप एक्ट पढ़ लो, ये पढ़ लो कि मोदी सरकार ने और उससे पहले जब देश आज़ाद हुआ था, 1951 में पहली वोटर लिस्ट बनी थी, आज़ाद भारत की। और उस वोटर लिस्ट में क्या प्रोविज़न था? वो ये था कि नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशिप, जिसे बोलते हैं एनआरसी। एनआरसी 1951 में बनी और वो वोटर लिस्ट थी। अब वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव हुए। उसके बाद सरकार ने कहा नहीं जी, इसमें हम थोड़ा चेंज करेंगे और उन्होंने कहा हम नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाएँगे। बनाएँगे, बनाया नहीं है। अब जब एनआरसी है तो एनआरसी करेगा कौन? 2 लोग कर सकते हैं। एक तो सेंसस रजिस्ट्रार, जनसंख्या का जो रजिस्ट्रार जनरल है, उसको ये अधिकार है, वो एनुमरेट करते हैं। अब मोदी जी की दिक्कत क्या है? 2021 में उन्होंने सेंसस नहीं कराया। 5 साल हो गए सेंसस कराने से डरते। पोल खुल जाएगी। सारा अपोज़िशन लगा हुआ है, भई तुम जो है जनगणना तो करा लो। फिर उसमें एक नया पेच आ गया, जातिगत जनगणना करा लो। हम नहीं कराएँगे, हमारी पोल खुल जाएगी। अगर मोदी सरकार ने 2021 की जातिगत जनगणना नहीं, पॉपुलेशन सेंसस करा लिया होता, जनगणना करा ली होती, तो वही जो है जनगणना का रजिस्टर बन जाता, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़नशिप। और जिसका नाम उसमें होता, उसको वोट बन जाता। गलती किसे की? मोदी सरकार ने, करने नहीं दिया। कोरोना आ गया है। भाई कोरोना तो कब का खत्म हो गया, कोरोना का नाम भी लोग भूल गए। मोदी सरकार कह रहे नहीं सेंसस नहीं कराएँगे। इनकी बेईमानी देख लो, खुद की गलती है, सेंसस नहीं करा रहे। खुद की गलती है, 5 साल डिले कर दिया। खुद की गलती के लिए कह रहे हैं कौन ज़िम्मेदार है? बिहार के लोग ज़िम्मेदार हैं। और बिहार के कौन से लोग ज़िम्मेदार हैं? जो बेचारे दलित हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, जिनके पास 2 रोटी का खाने का पैसा नहीं है, अति पिछड़े हैं, सबके वोट काटेंगे, गर्दन काटेंगे।
अब कटेंगे क्या किसके? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग में 3 लोग बैठे हैं, हिज मास्टर वाइज वाले हैं वो, कोई काम नहीं करते। बेईमानी के अलावा उनकी रग-रग में ना कहीं भी सुई चुभो दोगे जो खून की जगह बेईमानी निकलेगी। बेईमानी का दूसरा नाम है चुनाव आयोग, तानाशाही का दूसरा नाम है चुनाव आयोग, चुनाव में धांधली करने का नाम है चुनाव आयोग। पूरी संस्था सर से पाँव तक मोदी जी की चमचागिरी में लगी रहती। कल उसकी सुनवाई है। अब दोनों सुनवाइयाँ कहाँ हैं? सुप्रीम कोर्ट में। और सुनेगा कौन? आप खुद सोच लो, क्या नतीजा आएगा? कल 1 बजे हम बात करेंगे, तब आपको पता चल जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी होता है। और एक बात समझ लीजिए, मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस शेखर यादव का इम्पीचमेंट नहीं होगा। जिस दिन मोदी जी हट जाएँगे, 1 महीने में हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि न्याय की शुचिता रहे, देश में लोकतंत्र रहे, तो मोदी सरकार को धक्के देकर आपको सदन में हराना पड़ेगा। सरकार जाएगी, तब देश में लोकतंत्र जिएगा, लोकतंत्र रहेगा, वरना हम सड़ी हुई तानाशाही में जीने के लिए, साँस लेने के लिए मजबूर रहेंगे। यही आज की सच्चाई। बहुत शुक्रिया सर इस अपडेट के लिए। तो आप लोग कल का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। कल 1 बजे के बाद फिर हम बात करेंगे सर से इस पूरे अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शुक्रिया सर।